हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज को, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ इसका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं, जिसमें से कंप्लीट जो है इवन इसको जो है सब्जेक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज जो है कवर करेंगे वो है पॉलिटी। ठीक है, आज जो है पूरा पॉलिटी को कवर कर लेंगे। मतलब पॉलिटी का आज एक सीरीज है, उसके बाद सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, इस तरीके से जो है करते हुए कंप्लीट पॉलिटी को यहाँ पे कवर करेंगे। स्टार्ट पॉलिटी से ही करेंगे, इसके साथ बाकी अदर सब्जेक्ट हो गया जैसे कि हिस्ट्री हो गया, उसी के साथ ज्योग्राफी हो गया, उसको भी जो है डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये भी देखेंगे कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेक श्योर करना इस क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से उस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर उसी के साथ अपने लेवल में भी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी रहता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फिर एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है कवर करते हैं। तो इंटर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू रेगुलेटिंग एक्ट 7073, और इसके रेस्पेक्ट में जो है तीन ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल गलत है। गलत ऑप्शंस को यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसको जो है सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चंस को देखोगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है रेगुलेट किए जाएंगे, और इसे लाए ही गए थे जिसके थ्रू जो है जितना भी टेरिटरी है उसको कैप्चर किए जो है उसको रेगुलेट कर सके। देखो हुआ क्या था इसमें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल से यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को पूरे कैप्चर कर रहे थे, और मोस्टली पार्ट को जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है कैप्चर किए गए थे। तो ब्रिटिशर जब इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करेंगे तो उसको रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा, रन भी तो करना पड़ेंगे। तो इसी के रेस्पेक्ट से क्या किए गए हैं कि फर्स्ट जो है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ये नाम से ही शो हो रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट किए जाएंगे, जो ब्रिटिशर्स इंडिया है उसको रेगुलेट किए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो लिखे गए हैं कि दिस वाज द फर्स्ट एक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि फर्स्ट जो है रूल्स रेगुलेशन है जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंक्लूड किए गए थे, इंप्लीमेंट किए गए थे इंडिया में। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता एंड मद्रास वर सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट इन बॉम्बे। ये बोल रहे हैं कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है और ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सब ऑर्डिनेट थे। ये बिल्कुल गलत है। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी अलग है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय अलग थे। तीनों का जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल उस समय डिफरेंट डिफरेंट थे। कोई जो है यहाँ पे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, इसको सब ऑर्डिनेट नहीं किए गए थे। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे क्लियरली गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर गवर्नर जनरल एज ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर हु एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी ज्वाइंटली। बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पूछे गए हैं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन इसमें समझ आया होगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। बताओ करेक्ट आंसर इसमें जो है बताना है। 30 सेकेंड का टाइम है ना, टाइम लो, जो है पार्टिसिपेट करो। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला जो दिए गए वह है सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 7073। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अभी के रेस्पेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस्टेब्लिश है। उस समय जब ब्रिटिशर जो है इंडिया में रूल कर रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किए गए थे, और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही इसको इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, उसके अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जितना भी सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पे पीपल इलेक्ट होके जाते थे,
वो सब जो है ब्रिटिशर्स के ही फेवर में थे। इस चीज को ध्यान में रखना, बल्कि बाद में जो है इसको चेंज किए जाएंगे जब थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के टाइम आएगा, उसी के साथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्राइक होना स्टार्ट किए जाएंगे, तब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग के फेस में जो है ये सब एक ही टाइप के थे, मतलब ब्रिटिशर्स के ही साथ जो है दिया करते थे। सेकेंड ऑप्शन है कि लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। बताओ तो लेमेस्टर थे क्या? कौन सा जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो यहाँ पे लेमेस्टर दिए गए हैं, इसमें लेमेस्टर नहीं आएगा, लेमेस्टर की जगह यहाँ पे आ जाएगा वो है इम्पे। इम्पे जो है यहाँ पे सर इलिजाह इम्पे जो है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय का। ठीक है, तो इसमें सेकंड तो गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताओ तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 से कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? पहला बोले गए हैं कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर नॉट टू बी रिपुग्नेंट टू द लॉ ऑफ इंग्लैंड। मतलब क्या बोले हैं कि गवर्नर जनरल और परिषद द्वारा बनाए गए नियम और विनियम इंग्लैंड के कानूनों के विपरीत नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं 1773 का, वो जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वैसे ही होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बोले गए हैं। सही है क्या? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो भेजे किसके द्वारा गए थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा, वहां के पार्लियामेंट के द्वारा ही भेजे गए थे ना। चार्टर एक्ट जो एलिजाबेथ हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उसी के द्वारा तो चार्टर एक्ट यहाँ पे ग्रांट किए गए थे, तो उसके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? ये तो लॉजिकल सी बात है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि देयर वुड नॉट बी अपील अगेंस्ट गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब बना तो गए थे, मतलब गवर्नर जनरल हो गया, काउंसिल जो है बना तो दिए थे, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। देखो ये तो नाम मात्रा का ही हुआ, लॉजिकली अगर देखोगे तो ये ऑप्शंस भी बिल्कुल सही हैं। क्योंकि मैं तो वही बताया, क्या बताया कि इवन जो सुप्रीम कोर्ट भी बनाए गए थे वो भी जो है फेवर में ही थे, ब्रिटिशर्स के ही फेवर में थे। उसके बाद आएगा वो है कि दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा एक सेकेंड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का जो है ये फाउंडेशन नहीं रखे गए थे, ध्यान में रखना, फाउंडेशन नहीं रखे गए थे, तो सी ऑप्शन गलत है। उसी के साथ यहाँ पे ये बोले गए कि देयर वुड नॉट, बी ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट करना, देयर वुड नॉट बी अपील अगेंस्ट गवर्नर जनरल। ये किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं? गवर्नर जनरल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं, है ना। उस समय में थोड़ा फ्लो में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल दिया था, तो बी ऑप्शन गलत। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बी और सी जो है इसके हिसाब से इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पहचानना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनीज एक्ट मेड फॉर फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिस्टिंक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक अधिनियम पहली बार सरकार के विधायी कार्यों को अलग करता है? बताओ इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेटिव है, देखो 3 ऑर्गन होते हैं, एक को बोले जाते हैं लेजिस्लेटिव, दूसरे को यहाँ पे क्या बोले जाते हैं? एक तो लेजिस्लेटिव हो गया, दूसरा यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव। मतलब ये दोनों जो है अलग अलग होंगे, तो एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेशन जो है अलग है। ये कौन से एक्ट में बोले गए हैं? ठीक है, ये सी को हटाना है, यहाँ पे कौन से एक्ट में बोले गए हैं ये बताना है। पहला जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है ना उसका फाउंडेशन रखे गए थे। यहाँ पे देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोले हैं ना सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो फाउंडेशन 1773 में रखे गए थे, तो ये गलत हुआ है, क्योंकि इसका फाउंडेशन जो है 1833 के थ्रू रखे गए थे, जिसमें से लेजिस्लेशन का काम अलग होगा और एग्जीक्यूटिव का काम अलग होंगे। ये यहाँ पे जो है
बोले गए हैं। ठीक है, बाकी जो है अदर ऑप्शन जो है इससे रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर जनरल इन काउंसिल विथ रेस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसके बारे में अपने को बताना है। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट आंसर, फास्ट। जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। पहला जैसे बोले हैं कि द काउंसिल फंक्शंस वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। बताओ, जो 1833 है जिसमें से बात किए गए थे कि जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा, है ना, और कितना का बात किए हैं, 2 ही का तो बात किए। यहाँ पे भी देख लो, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो ये 3 फंक्शंस कैसे करेंगे, लॉजिकली बात है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि अ लॉ मेंबर वाज एडेड। हाँ, एक चीज था यहाँ पे जो है लॉ मेंबर को एड किए गए थे, मतलब थोड़ा सा एक्सपांड हुआ था। जो काउंसिल है गवर्नर जनरल का, उसमें से जो है बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक्सपांड किए गए थे। क्यों एक्सपांड किए गए थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर भी था। प्रेशर इस चीज का था कि जितना भी यहाँ पे काउंसिल बन रहे उस समय क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स अपने जो फेवर के लोग हैं उसी के साथ ही साथ जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हीं को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे, इंडियन मेंबर को उतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करते थे। तो बाद में जो है इसको इंक्लूड करना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू जो काउंसिल है काउंसिल का एक्सपांसन होते गए। इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ए ऑप्शन तो गलत है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो करेक्ट और इनकरेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना, इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। द एक्ट ऑफ 1833 इज नोन बाय द रेगुलेटिंग एक्ट, ये बोलेंगे। अब बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाए गए थे, तो 1833 आएगा कैसे, सीधी सी बात है, यही गलत हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछे गए हैं। बाकी जैसे कि द एक्ट ऑफ 1833 मेड सब्सटेंशियल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, चेंज किए गए थे। सीधी सी इसका एग्जांपल ले सकते हो, सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उसका फाउंडेशन रखे गए थे, जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव उसको जो है यहाँ पे अलग किए गए थे, सेपरेट किए गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, है ना। 1833 जो एक्ट लाए गए थे उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शंस हैं कि द सोल लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल अंडर 1833 एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछे गए एक्चुअल में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें से एजर्शन और रीजनिंग के बेस में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताना तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे पहला देखो, द चार्टर ऑफ 1853 फर्दर एक्सटेंडेड द मशीनरी ऑफ लेजिस्लेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद सेकंड बोले गए, रीजन बोले गए हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकम 9 अंडर दिस एक्ट। कहीं पे भी 9 नहीं देखे हो अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें 4 ही को यहाँ पे एक्सटेंड किए गए थे, 9 कहाँ एक्सटेंड किए गए थे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन जो रीजन दिए गए बिल्कुल गलत हैं, तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपांड किए गए थे 9 मेंबर का एक्सपांसन सुनना था, ये 4 मेंबर तक ही जो है इसको एक्सपांस करके रखे गए थे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, इसको बताओ, इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्ट ऑफ 1858, पूरा चैप्टर वाइज है ना, एक तो सब्जेक्ट वाइज चल ही रहे हैं, पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के साथ चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक्ट ऑफ 1853 के रेस्पेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताओ। पहला है कि इट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड वेस्टेड देयर पावर इन वन ऑफ हर मजिस्ट्रेसी सेक्रेटरी, मजिस्ट्रेटी सेक्रेटरी। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें ये बोले गए हैं कि एक्ट ऑफ 1858 है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे बताना है क्या होगा। ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि
द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी वाज अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू अपॉइंट नहीं किए जाते, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे मतलब सीधी सी बात है ये उसके फेवर में रहेंगे, है ना, इसीलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन देखो, अपॉइंटमेंट्स टू दी कवेनेंटेड सिविल सर्वेंट वाज नॉट बी मेड थ्रू ओपन कंपटीशन। उस समय कंपटीशन होता ही नहीं था, जितना भी सिविल सर्वेंट है जिसको अपॉइंट किए जाते थे सब ब्रिटिशर्स के द्वारा ही यहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते थे। तो सी ऑप्शन जो है इसमें भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही इसमें, ओह अच्छा इसमें इनकरेक्ट पूछे गए ना, तो देखो इनकरेक्ट पूछे गए हैं तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको बताओ तो 9 क्वेश्चंस, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा। 30 सेकेंड का टाइम है ना, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछे गए हैं रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1863, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1863, इसके रेस्पेक्ट में कौन ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसको बताना है। चलो पहला है कि द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो 3 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। पहले बार 4 लोगों के लिए यहाँ पे जो है ऐड किए गए थे। अब इसको यही बताना है कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है जिसे नॉमिनेट करते थे वो 3 साल के लिए नॉमिनेट करते थे। सही है क्या ये पहला ऑप्शन? तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 3 साल के लिए पहली बार जो है यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किए जाते थे। सेकेंड है कि एवरी एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर इन इंडिया वाज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ हर मजिस्ट्री एक्टिंग थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है कि द गवर्नर जनरल वाज नॉट अथोराइज टू इशू ऑर्डिनेंस एंड एग्जीक्यूटिव वेटो इवन इन इमरजेंसी, इसलिए नहीं कर पाते थे, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या बोले गए नॉट अथोराइज्ड। ये ऑप्शंस पहले बात गलत है, इसको ऑथराइजेशन था, जैसे कि मद्रास का देखोगे, कलकत्ता का देखोगे, बॉम्बे को देखोगे, तो इसमें जितना भी जो स्ट्राइक हो गया तो स्ट्राइक को जो है कम करने का काम, जैसे हड़ताल हो गया, हड़ताल के साथ जो नॉर्मल स्ट्राइक होते हैं उन सबको भी रेप्रेस करने का काम जो है गवर्नर जनरल के पास ही थे, गवर्नर जनरल करते थे। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रेज टू 6 बाई, देखो 6 कहां से होगा, 6 नहीं होगा 4 ही हुआ था, तो डी ऑप्शन गलत है, इसमें करेक्ट जो है वो बी ऑप्शन से ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें जो है बस ऑप्शंस को मैच करना है, कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला देखो काउंसिल एक्ट ऑफ 1853, ये जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1853 है ये किससे रिलेट करेगा, मतलब क्या प्रोविजंस यहाँ पे रखे गए थे इसको बताना है। तो इसमें जो है मेंबरशिप टू दी, यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है मेंबरशिप अगर लेना है तो उस केस में रखे गए थे, मतलब ए का यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद जो है एक्ट ऑफ 1853, एक्ट ऑफ 1853 में क्या है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स यहाँ पे रखे गए थे। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1863 जो है ये बनाए गए थे ऑर्डिनेंस पावर के रेस्पेक्ट से। उसके बाद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसे एडिशन ऑफ लॉ मेंबर को जो है ऐड किए गए थे, इसके प्रीवियस जो है एमसीक्यू में डिस्कस किए थे। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इजी लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। मतलब इसमें ये बोले गए हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया का, इसमें जो बजट को डिस्कस करने का जो पावर है इसमें से किस एक्ट के थ्रू दिए गए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो किसमें जो है बजट को डिस्कस करने का प्रोविजंस रखे गए थे, ये अपने को इसमें अपने बताना है। जैसे पहला देखोगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें कहीं पे भी जो है अपने को पावर नहीं दिए गए हैं कि जो है बजट के बारे में डिस्कस कर सको। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियरली गलत हो गया।
उसके बाद आता है यहाँ पे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें जो है दिए गए थे, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1890 के थ्रू ही जो है पूरा डिस्कशंस होता था। पहले ब्रिटिशर जो है पावर ही नहीं दिए थे, ना तो इंडियन को पावर दिए थे कि जो है बजट में डिस्कस करो, न ही जो पार्लियामेंट है वहां पे पावर दिए गए थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उसके बाद जो है 1893 के जो 1892 है उसके थ्रू जो यहाँ पे क्लियरली पावर दिए गए, जिसके थ्रू बजट को यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। अब बजट डिस्कस होगा मतलब ये पता चलेगा कि ब्रिटिशर जो है अपना जितना भी एक्सपेंसेस कर रहे हो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च करेंगे तो वहां पे डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्राइवेट एक्सपेंसेस कर रहे हैं या फिर ब्रिटिशर्स को पूरा मनी सेंड कर रहे हैं, ब्रिटेन को मनी सेंड कर रहे हैं, तो वहां से बजट में पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन जो दिए गए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909, इसको जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जो है इसको जाने जाते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बारे में देखेंगे, इसमें कई यहाँ पे प्रोविजंस रखे गए थे इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए थे, इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल्स में उसको बढ़ाए गए थे। उसी के साथ यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा ना मुस्लिम के लिए, आगे डिमांड होना स्टार्ट होगा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग डिमांड करेंगे कि अपने को जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो, है ना, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्शन करेंगे। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको इंट्रोड्यूस करने का काम जो है इसी के द्वारा किए गए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1919, इसमें जो है यहाँ पे देखोगे 1990, पहले बात तो एक गलत होगा क्योंकि इसमें बजट के बारे में तो नहीं बताए गए थे, लेकिन इसमें जो डायरकी है ना, डायरकी का मतलब क्या होता है कि दो गवर्नमेंट जो होंगे उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, डायरकी को इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसी के साथ जो है बजट में वोटिंग कर सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्रोविजंस लाए गए थे इस इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 के रेस्पेक्ट से अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बताओ तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जैसे पहला देखो, पहला है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एक्सपांडेड बाय द एडिंग 8 से 20 न्यू मेंबर्स, ये बोले गए हैं। ये ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये जो एक्सपांड करने का काम जो किए गए थे वो काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू ही किए गए थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि 3/5 ऑफ एडिशनल मेंबर इन दिस काउंसिल वर टू बी नॉन ऑफिशियल, इसमें जो 3/5 है ये बोले गए हैं। पहले बात ध्यान रखना कि इतना मेंबर को ही यहाँ पे नॉन ऑफिशियल होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया, मतलब ये डायरेक्टली फैक्ट्स बोले गए हैं, ये फैक्ट्स दे रहे हैं, है ना, ये सीधा डाटा दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी मेंशंस नहीं किए गए थे कि अपने को 3/5 ही यहाँ पे न्यू मेंबर को यहाँ पे काउंसिल्स में सेंड करना है, जो कि नॉन ऑफिसर्स के तौर पे जाएंगे, है ना। तो ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है बताओ करेक्ट आंसर। 30 सेकेंड का टाइम है ना, टाइम को यूटिलाइज करो। अभी इसके बारे में डिस्कस किए, जो एक्ट ऑफ 1909 है इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोले जाते हैं। इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे बहुत जो है रिफॉर्म भी लाए गए थे, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, अभी जस्ट इसको डिस्कस किए। और देखो यही ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसके बाद और यहाँ पे दिए गए हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन काम जो है किए जाएंगे वो है लॉर्ड रिपॉन के द्वारा किए जाएंगे। जो डिसेंट्रलाइजेशन काम करने का जो जो मतलब एक्चुअल में किए गए थे ना, वो लॉर्ड रिपॉन के द्वारा किए गए थे, तो ये तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 में। 1919 में जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस किए गए थे, 1909 में इंक्लूड नहीं किए गए थे। उसी के साथ यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसको जो है 1861 के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो
इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अदर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखो ओल्ड एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 1909 जिसे मोरले-मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे ये दिए गए हैं। अच्छा, ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला है कि देयर वर एक्स ऑफिशियो मेंबर नॉमिनेटेड ऑफिसर्स, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिसर्स एंड इलेक्टेड मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सही है क्या? बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ना 1909, इसमें जो है एक्सपांड बहुत ज़्यादा किए गए थे, लेजिस्लेशन में भी एक्सपांड किए गए थे। तो ये इसमें बताए गए हैं कि यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहेंगे, नॉमिनेटेड ऑफिसर्स भी रहेंगे, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिसर्स भी रहेंगे, और इसे जो है इलेक्ट किए जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि दिस एक्ट एम्पावर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस द बजट एंड मूव रिवॉल्यूशन। इसी के थ्रू तो किए गए थे 1909 के थ्रू। बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं कि द रिजोल्यूशंस मूव बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। बाइंडिंग नहीं था, कहीं पे भी जितना भी ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाएंगे, कहीं पे भी बाइंडिंग वर्ड का यूज नहीं किए गए हैं। अगर बाइंडिंग वर्ड का अगर यूज करेंगे ब्रिटिशर्स, तो अपने ही रूल्स में खुद ही फंसेंगे, और अपने रूल्स में जब खुद फंसेंगे तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे चार्ज लग जाएंगे, क्योंकि रूल्स ऐसे लाए जाते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें, 1 और 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है? चलो बताओ तो। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि द गवर्नर जनरल हैड द लास्ट वर्ड और ऑन एनी बिल पास बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। द गवर्नर जनरल हैड द लास्ट वर्ड। अच्छा, मतलब ये बोले गए हैं कि जितना भी सेंट्रल लेजिस्लेटर से जो रूल्स से रेगुलेशन यहाँ पे लाए जाएंगे, अभी के रेस्पेक्ट में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जितना भी रूल्स से रेगुलेशन बनाते हैं, तो जब तक प्रेसिडेंट का साइन ना हो जाए तब तक जो है वो बिल जो है एक्ट में इंप्लीमेंट नहीं होते। उसी तरीके से जो है फाइनल डिसीजन उस समय गवर्नर जनरल के पास रहे हैं। सही है क्या? गवर्नर जनरल के पास रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल के पास ही रहे उस समय। सेकेंड ऑप्शन है कि द बजट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहला वोटेबल एंड नॉन वोटेबल इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, ये जो है वोटेबल और नॉन वोटेबल की कैटेगरी में उस समय डिफाइन किए गए थे। करेक्ट है। इसके बाद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, कहीं पे भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, कुछ भी बनाए ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहे हैं ना ही ये अकाउंटेबल रहे हैं। देखो लेजिस्लेटर तो बनाए गए थे, गवर्नर जनरल काउंसिल्स यहाँ पे भी बनाए गए थे, लेकिन कहीं पे भी वो सेंट्रल लेजिस्लेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी के रेस्पेक्ट में जैसे देखोगे, प्रेजेंट डे का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये पार्लियामेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, है ना। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन है कि द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ओवर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिड्यूस्ड थ्रू दिस एक्ट। बिल्कुल सही है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उस समय का, तो उसमें जो कंट्रोल रहे हैं ना, जब ये एक्ट लाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का, उसमें अपना पावर और जो कंट्रोल है वो लूज किए गए। तो इस क्वेश्चंस में बोले गए हैं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, तो सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे गलत है इस रेस्पेक्ट से। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया? डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, हर एक पॉइंट को जो है डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज भी करना है। गॉट इट? 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, देखो एक तो मोरले-मिंटो रिफॉर्म है 1909 का, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलता है।
अब इस क्वेश्चंस को देखो 16 नंबर का, इसमें बोले गए हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, मतलब इसी के थ्रू किए गए थे क्या, बताओ तो। बिल्कुल सही है, जो डायरकी इंट्रोड्यूस किए गए थे इसी के थ्रू तो इंट्रोड्यूस किए गए थे। प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस जो स्लाइड है जो एमसीक्यू, इसमें भी तो ही बताया था कि जो डायरकी एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये 1919 के एक्ट के थ्रू ही तो किए गए थे। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम, ये भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसी के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे क्या, बताओ तो। गलत ऑप्शन है। ये जो इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये मोरलेमेंटो रिफॉर्म, जिसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोले जाते हैं 1909, जिसे मोरलेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसमें इंट्रोड्यूस इसको नहीं किए गए थे। ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंट्रल टू स्टेट, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिवोल्यूशन का काम किए गए थे, इसी के थ्रू किए गए थे 1990 में। तो इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है ऑल इंडिया फेडरेशन, ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बिलोंग करते हैं, सही है क्या, जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो ये दिए गए हैं ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनकरेक्टली मैच्ड, करेक्ट और इनकरेक्ट में ध्यान देना, पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबरशिप टू द कमांडर इन चीफ, ये बोले गए हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सही है क्या। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नहीं, ये 1833 है, जिसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबरशिप दिए गए थे चीफ इन कमांडर को, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू दिए गए थे। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डायरकी लाए गए थे 1919 में, सही बात है, ये तो अब रट गया होगा। उसके बाद नॉन ऑफिशियल जो मेजोरिटी है इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, इसे लाए गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये भी सही है। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो इनकरेक्ट पूछे गए हैं, इनकरेक्ट पूछे गए हैं, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी इसमें गलत है। सो सिंपल। अगला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एज इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, ये अब ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसमें कई बार चीज इसको बता चुका हूं। किसमें बोले गए थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट बोलता हूं, जो सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है उसमें जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला जो मोरलेमेंटो रिफॉर्म है, ध्यान में रखना, इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किए गए हैं। ठीक है, इसमें जो होगा वो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ये याद हो गया। सेकेंड, यहाँ पे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो लाए गए थे 1919 में, इसमें जो है यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किए गए थे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 1990 लिखा है, 1990 नहीं, 1909 है। ठीक है, मोरलेमेंटो रिफॉर्म 1909 होता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, बी ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोले जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि जितना भी मोस्टली अभी के रेस्पेक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हो, अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मोस्टली जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोर्ट किए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही किए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब ये जो है यहाँ पे मेजरली जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे डिवाइड करने का बात, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने का बात किए गए हैं। अगला, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट ऑफ 1935 रिसॉर्डरी पावर वाज गिवन टू, रिसॉर्डरी पावर जो है किसको दिए गए थे, बताओ। अच्छा ये बताओ, फेडरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, फेडरल, जिसे हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरल का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होंगे, लोकल गवर्नमेंट होगा, और तीनों के बीच जो है आपस में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जहां पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे समझ जाना कि फेडरल गवर्नमेंट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशन है,
स्टेट गवर्नमेंट का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका कार्य करने का जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होते हैं, लोकल गवर्नमेंट का अलग होते हैं। जैसे कि 7th शेड्यूल में जाओगे वहां पे लिस्ट के बारे में लिखे गए हैं, सेंट्रल लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, इन सब चीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोले हैं कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्टैब्लिश संघ में अवशिष्ट शक्ति जो रिसाइडरी पावर है वो किसे दिए गए थे। पहला जो है यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर नहीं है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये भी नहीं है, गवर्नर जनरल ये बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नर जनरल के पास दिए गए थे, मतलब जो मेन पावर होगा वो गवर्नर जनरल के हाथ में होंगे। ये सब जो है बताए गए थे 1935 के एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बताना है, जिसमें से जो है पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला जो ऑप्शन है कि द काउंसिल मस्ट कंसिस्ट ऑफ 260 मेंबर, जिसमें से 156 वर्स टू बी रिप्रेजेंट द प्रोविंस एंड दी 104 वर टू बी रिप्रेजेंट टू द नेटिव स्टेट। बिल्कुल सही है। इसमें जब थोड़ा सा इन डेप्थ में कवर करोगे, है ना, थोड़ा फैक्चुअल्स लाइन में जाओगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 इसमें बोले गए हैं कि जो काउंसिल होगा अभी के रेस्पेक्ट में सीधा पार्लियामेंट को ही एज्यूम कर लो, तो पार्लियामेंट में जैसे कि हर एक स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, है ना, जैसे एमपी है तो एमपी से अलग जो है कुछ नंबर ऑफ एमएलए वहां पे जाएंगे, छत्तीसगढ़ से जो है कुछ नंबर ऑफ एमएलए वहां पे जाएंगे, तो इस तरीके से जो है अलग अलग रिप्रेजेंट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि द सीट फिक्स फॉर हिंदू मुस्लिम एंड सिख वर टू बी फिल्ड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन होता था। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखे गए हैं, इनडायरेक्ट नहीं, ये जो है डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू वहां पे जाते थे। द सीट रिजर्व फॉर द यूरोपियन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड इंडियन क्रिश्चियंस वर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ये देखो इसको उल्टा लिखे गए हैं, उल्टा लिखे गए हैं। देखो जितना भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है, थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊं तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो दो पार्ट में था। जितना भी अभी के टर्म में बोल जाते हैं स्टेट बोलते हैं कि इंडिया में जो है टोटल 28 स्टेट है, उस समय क्या बोलते थे, एक जो था वो है ब्रिटिशर्स के द्वारा रन किए जाने वाले, और दूसरे जो थे उसको यहाँ पे प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। जो प्रिंसली स्टेट है उसमें जितना भी उस समय के राजा जो रहा करते थे उसके द्वारा रूल करते थे, और जो ब्रिटिशर्स इंडिया है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया है जिसमें से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया करते थे, है ना। तो जितना भी प्रिंसली स्टेट से जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे काउंसिल में, सब नॉमिनेटेड मेंबर थे, और जितना भी जो सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, उसी के साथ हिंदू हो गए, इसके लिए जो सीट रिजर्व किए गए थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कवर किए जाते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता था। फिर जो थर्ड ऑप्शन है ना, उसमें ये बोले गए हैं कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर वर टू बी रिटायर्ड एवरी 3rd ईयर। जैसे कि अभी के रेस्पेक्ट में राज्यसभा को देखोगे तो राज्यसभा में 2/3 मेंबर जो है हर साल रिटायर होते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी जो है मेंशंस किए गए, यहाँ पे 1/3 मेंशंस किए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, Which of the following states about the Federal Assembly with respect to the Government of India Act 1935 is incorrect? बताओ इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये बताना है। पहला जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं वो ये है कि द लोअर हाउस वाज टू बी कॉल्ड फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली बोले जाते थे। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल सही है कि जो लोअर हाउस है इसको फेडरल असेंबली यहाँ पे बोले जाते थे, और इसे जो है 1935 के एक्ट के थ्रू यहाँ पे बनाए गए थे। इसमें जो है दो एक्ट थे, मतलब दो एक्ट बोलने का मतलब है दो हाउसेज यहाँ पे बनाए गए थे। अभी के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हो, लोअर हाउस बोलते हो लोकसभा, और राज्यसभा अपर हाउस बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो है अभी का जो देखते हैं वो सब 1935 के थ्रू लिए गए हैं। बी ऑप्शन है कि इट कंसिस्ट ऑफ 375 मेंबर, आउट ऑफ विच 250 वर टू बी रिप्रेजेंट द प्रोविंस एंड 125 टू रिप्रेजेंट द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए जाते थे, और जो ब्रिटिशर्स स्टेट है वहां से डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते थे।
तो जो बी ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें से जो है टोटल 375 मेंबर्स यहाँ पे जाते थे असेंबली में, अभी के रेस्पेक्ट में पार्लियामेंट। सी ऑप्शन है कि द सीट अलॉट टू द वेरियस कम्युनिटीज इन द प्रोविंसेस वर आल्सो डिसप्रपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। हाँ, अभी के रेस्पेक्ट में क्या है कि पॉपुलेशन के बेस में जो है रिप्रेजेंट दिए जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे जितना नंबर ऑफ एमएलएस हैं वो ज़्यादा होंगे। अब इसका अपोजिट यहाँ पे यूएसए का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता है, एक कॉन्सेप्ट यूएसए में चलता है। इंडिया में क्या है कि अगर कहीं पे भी कोई पॉपुलेशन अगर मान लो 50 लाख है, तो 50 लाख है तो उसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे 11 एमएलए जा रहे हैं। मान लो अगर कुछ स्टेट ऐसे जिसमें से 10, फॉर एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ ना, अगर 10,000 अगर यहाँ पे पॉपुलेशन है तो यहाँ पे 2 एमएलए जाएंगे। मतलब ये पॉपुलेशन के बेस पे, जनसंख्या के बेस पे जो है इंडिया में डिवाइड किए गए हैं नंबर ऑफ एमएलएस को। लेकिन यूएसए में नहीं है, यूएसए में फिक्स कर दिए गए हैं कि वहाँ पे चाहे 50,000 वहाँ पे सिटीजन्स हो, चाहे 10,000 सिटीजन्स हो, उससे मतलब नहीं है, डजंट मैटर। उसको ये मैटर है कि वहाँ से इतने नंबर ऑफ एमएलएस वहाँ पे जाएंगे उसके सेनेट में। ठीक है, तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है, यूएसए में अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो जो सीट डिवाइड किए गए थे कम्युनिटीज को वो डिसप्रपोर्शनेट थे देयर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है कि द टर्म ऑफ द असेंबली वाज अ 6 ईयर बट इट कुड बी डिसॉल्व अर्लियर आल्सो। डिसॉल्व नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन है ये, डिसॉल्व नहीं किए जा सकते। ठीक है, और 6 ईयर का भी नहीं होता। तो इसमें जो है इनकरेक्ट पूछे गए, क्या इनकरेक्ट पूछे गए, मतलब जो डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए बी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो गया। इजी लगा है ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी इंट्रोड्यूस किए गए थे, गलत बात है। डायरकी यहाँ पे कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, डायरकी तो 1919 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसको तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसके लिए स्टिकल जो अफेयर्स हैं या फिर उसी के साथ जो है डिफेंस अफेयर्स हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ट्राइबल एरिया होगा, ये सब जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे गए थे। बताओ तो ये सही है क्या, ये सब ट्रांसफर सब्जेक्ट की नहीं, ये रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे गए थे, है ना। जितना भी रखे गए थे ये रिजर्व कैटेगरी में रखे गए थे। इसमें जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो सब गवर्नर जनरल के द्वारा ही बनाए जाएंगे, ये सब मेंशंस किए गए थे। तो दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत हैं, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। 23 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वही पूछे गए हैं जो कि प्रीवियस स्लाइड में है 1935 के रेस्पेक्ट से। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहला देखो, पहला है कि दिस एक्ट इनुमरेटेड द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। मतलब जो गवर्नर है उसको डिस्क्रेशनरी पावर दिए गए हैं इस एक्ट के थ्रू। सही है क्या, गलत है। इस एक्ट के थ्रू जो है डिस्क्रेशनरी पावर यहाँ पे नहीं दिए गए थे 1935 के थ्रू स्पेशली। सेकेंड ऑप्शन है कि दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंस। यूनिक कैमरा नहीं, ये बाई कैमरलिज्म को प्रमोट किए गए थे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इस तरीके से दो, मतलब बाई कैमरलिज्म को प्रमोट किए गए थे। ठीक है, समझ आया। चलो, तो इसमें दोनों ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं, डी ऑप्शंस करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फेडरल कोड। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, चलो बताना। पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, फास्ट। पहला है कि इट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 8 अदर जज। 8 अदर जज नहीं था इस समय, 8 अदर जज नहीं था, ये 8 के जगह यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 जज उसके अलावा और नहीं होना था। तो ए ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन को देखोगे कि द जज वर टू बी अपॉइंटेड बाय हर मजिस्ट्री एंड रिटायर एट द एज ऑफ 68, ये बोले गए हैं। सही है क्या, जितना भी यहाँ पे जो जज हैं, चाहे वो सीजीआई हो चाहे नॉर्मल जज हो, इसको अपॉइंट किए जाएंगे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। और जो एज का बात रहे 68 नहीं है, ये 65 है, 65 एज तक यहाँ पे रखे गए थे। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि द जज कुड बी रिमूव अर्लियर ऑन चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर, ये बिल्कुल सही है ना। अगर मिसबिहेवियर होगा, इन्फर्मिटी होगा माइंड का, तो उस रेस्पेक्ट से जो है इसको टाइम होने के पहले, पीरियड जो है समाप्त होने के पहले ही जो है उसको रिमूव कर दिए जाएंगे, सही है। दिस कोर्ट वाज नॉट टू बी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई हाईएस्ट अपील नहीं होता। जैसे कि अभी जो है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अलावा अगर उसके जो जजमेंट है, जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस समय ऐसा कुछ केस नहीं था। 3 और 4 सही, मतलब 1 और 2 गलत हैं और गलत ही पूछे गए हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशंस का, जिसमें से पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रपोजल ऑफर बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब जो कैबिनेट मिशन है 1946 के रेस्पेक्ट में। पहला है कि देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, सही है क्या? बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन की द यूनियन शुड हैव जुरिस्डिक्शंस ऑन फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस, ये थे, यूनियन के पास इतना तो यहाँ पे अधिकार थे। द यूनियन शुड हैव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ द, देखो यहाँ पे प्रोविंस ओनली लिखा हुआ है, गलत है ये, प्रोविंस नहीं, बाकी से भी आते थे, बाकी अदर स्टेट से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। तो इनकरेक्ट पूछे गए हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अदर ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है समझ आया होगा, डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। क्यों सही है ये भी देखें, कोई स्टेटमेंट अगर सही है तो क्यों सही है इसको भी देखें, साथ ही साथ अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत है इसको भी देखें हम, है ना। आई होप कि अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किए होंगे। बाकी क्लास का जो पीडीएफ है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।